हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार हमारे 10वीं कक्षा का जो संस्कृत का प्रश्न पत्र है उसे 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला भाग है अ भाग, जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, और आ भाग जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। अ भाग में अनुप्रयुक्त व्याकरण और पठित अवबोधन है। जो हमारा अभाग है उसमें प्रथम 7 प्रश्न जो हैं वो अनुप्रयुक्त व्याकरण पर आधारित हैं। अनुप्रयुक्त व्याकरण अर्थात इनमें उन्हीं शब्दों को या वाक्यों को दिया जाता है जो हम अपनी पाठ्यपुस्तक शेमुशी में पढ़ चुके हैं। सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार इस बार हमारे पाठ्यक्रम में केवल व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। व्यंजन संधि के जिन नियमों को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, आज हम उनका अध्ययन करेंगे और अपनी पाठ्यपुस्तक शेमुशी में उन उदाहरणों को देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे और उनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। अपना आज का विषय आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं, जिससे उनको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी इनका लाभ उठा सकें। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं हम अपनी आज की कक्षा, जिसमें हम अपनी पाठ्यपुस्तक शेमुशी में आए हुए व्यंजन संधि के उदाहरणों का अध्ययन करेंगे और व्यंजन संधि के वो नियम जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं जानेंगे कि उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के 2 नियम हमारे पाठ्यक्रम में इस बार निर्धारित हैं। पहला नियम है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, अर्थात वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। और दूसरा नियम है प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। बेटा, सबसे पहले जानते हैं कि ये दोनों नियम किस प्रकार से कार्य करते हैं या इन दोनों नियमों के अनुसार किस प्रकार से संधि की जाती है। हमारा पहला नियम है वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। इसके लिए नियम है बेटा, यदि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है और प्लस के पश्चात कोई भी स्वर है। नियम ध्यान से देखिएगा, यदि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है और प्लस के पश्चात कोई भी स्वर है तो संधि करते समय प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है, चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे देखते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है वाक जमा ईशः। यहां पर प्लस से पहले क्या है, क वर्ग का प्रथम वर्ण। वर्गों के बारे में हम जानते ही हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास है क वर्ग, क ख ग घ ण, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग हैं हमारे पास। अब हमारा पहला है वाक जमा ईशः। प्लस से पहले क्या है, क, और प्लस के बाद क्या है, ई, स्वर। और नियम क्या कहता है, संधि करते समय यदि हमारे पास इस प्रकार की स्थिति है कि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण का वर्ग का प्रथम वर्ण है
और प्लस के बाद कोई भी स्वर है, ई है, तो संधि करते समय ये जो पहला वर्ण है का जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? तीसरे में, अर्थात क के स्थान पर क्या आ जाएगा? क, ख, ग। क के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा? ग। और ई का स्वर उसके साथ जुड़कर शब्द बनेगा वागीशः। क के स्थान पर आ गया ग, ई का स्वर उसमें जुड़ा, शब्द बना वागीशः। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जगत जमा ईशः। जमा से पहले, प्लस से पहले त वर्ग का पहला वर्ण है, प्लस के बाद स्वर, और संधि करते समय अब ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण त, थ, द। तो क्या शब्द बनेगा? जगदीशः। त के स्थान पर द, ई स्वर जुड़ा, शब्द बना जगदीशः। सुप जमा अंतः। प्लस से पहले प वर्ग का पहला वर्ण है प, प्लस के बाद स्वर है अ, संधि करते समय क्या होगा? पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, तो प, फ, ब। प के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा? ब। तो शब्द क्या बनेगा? सुबंतः। प, ब, आ इसके साथ जुड़ गया स्वर, तो शब्द बना सुबंतः। अच जमा अंतः। प्लस से पहले च वर्ग का पहला वर्ण, प्लस के बाद स्वर, संधि करते समय पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित होगा, तो च के स्थान पर क्या आ जाएगा? च, छ, ज। तीसरा वर्ण क्या है? ज। तो क्या शब्द बनेगा बेटा? अजंतः। च के स्थान पर ज हो गया, तो शब्द क्या बना? अजंतः। ऐसे ही षट जमा अंगः। ट वर्ग है, पहला वर्ण, ट का तीसरा क्या है? ट, ठ, ड। तो शब्द क्या बना? षडंगः। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से ये नियम है। यदि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है और प्लस के पश्चात कोई भी स्वर है, तो संधि करते समय पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाता है या हो जाएगा। अब व्यंजन संधि का हमारा दूसरा नियम क्या है हमारे पाठ्यक्रम में? वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। बेटा माफ कीजिएगा, यहाँ पर तृतीय लिखा हुआ है, ये है पंचम वर्ण। ठीक है बेटा, ये तृतीय नहीं है, पंचम है। वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। अब किस प्रकार से होगा चलिए देखते हैं। इसके लिए नियम क्या है? यदि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है, प्लस से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये जो वर्ग है इनका कोई भी क है, च है, ट है, त है या प है, और प्लस के पश्चात किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण है, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, ये पंचम वर्ण हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ना, म, तो संधि करते समय जो प्रथम वर्ण है वो भी पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हमारा पहला है दिक
जमा नागः, दिक् जमा नागः। प्लस से पहले क वर्ग का प्रथम वर्ण और प्लस के बाद त वर्ग का अंतिम वर्ण न। नियम क्या है? यदि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम और प्लस के पश्चात किसी भी वर्ग का पंचम, तो क्या होगा संधि करते समय? जो प्रथम वर्ण है ये भी पंचम वर्ण में अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब क का पंचम वर्ण क्या है? ण। तो संधि करते समय अब क्या हो जाएगा? दिंग नागः। क के स्थान पर क्या हो गया बेटा? ण। तो दिंग नागः। एक और उदाहरण देखते हैं। जगत जमा नाथः। प्लस से पहले त वर्ग का प्रथम वर्ण और प्लस के बाद त वर्ग का ही अंतिम वर्ण न है। संधि करते समय त के स्थान पर अब क्या हो जाएगा? ना। तो शब्द बना जगन्नाथः। क्या शब्द बन गया बेटा? जगन्नाथः। उसके बाद षट जमा मुखम। प्लस से पहले ट वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस के बाद प वर्ग का अंतिम वर्ण म। संधि करते समय ट के स्थान पर भी ट वर्ग का पंचम वर्ण आ जाएगा ण। तो शब्द बनेगा षणमुखम। ठीक है बच्चे? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। दिक् जमा मुखम। प्लस से पहले क वर्ग का पहला वर्ण प्लस के बाद प वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण। संधि करते समय क भी पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द बनेगा दिंग मुखम। ठीक है बेटा? तो इस प्रकार से ये दो नियम इस बार हमारे पाठ्यक्रम में है व्यंजन संधि के, जो हमें परीक्षा में करने के लिए आएंगे। और परीक्षा में जो हमारे प्रश्न होंगे वो किस आधार पर होंगे? हमारी जो पाठ्य पुस्तक है शेमुशी, वो सभी प्रश्न उन्हीं पाठों में से लिए जाएंगे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक शेमुशी के आधार पर जो है कौन कौन से हम प्रश्न जो हैं हमारे सामने आते हैं और हम उन्हें किस प्रकार से हल करेंगे। अब यहाँ पर है, हमें जो पहला प्रश्न करने के लिए आता है कि नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित शब्दों में संधि शब्द या संधि छेद शब्द को चुनिए। अब यहाँ पहला वाक्य है, महानगर मध्य चलत जमा अनिशम कालाय सचक्रम। हमारे पहले पाठ से लिया गया है ये शुचि पर्यावरणम से। अब हमने दो नियम किए हैं। यदि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला वर्ण प्लस के बाद कोई भी स्वर है तो वो जो प्रथम वर्ण है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब त के स्थान पर क्या आ जाएगा? त थ द। तो अब हमारा सही उत्तर क्या होगा? चलित निशम नहीं, क्योंकि त वैसे का वैसा ही है। चल निशम नहीं, त यहाँ पर है ही नहीं। हमारा अंतिम है चलद निशम। ता के स्थान पर द अ स्वर द के साथ जुड़ गया, शब्द बना चलद निशम। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ बेटा? चलद निशम। सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टः। अभी हमारे पास यहाँ पर विकल्प हैं स्यात जमाना, स्यान जमाना, स्या जमा अन्न। नियम क्या कहता है? यदि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है और प्लस के बाद किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण है तो प्रथम वर्ण भी पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर ना है ना, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? स्यात जमा न। ठीक है बेटा? क्योंकि स्यान जमा ना होगा तो प्लस से पहले भी पंचम वर्ण प्लस के बाद भी पंचम वर्ण, तो ये तो नहीं हो सकता।
और यहाँ पर है स्या जमा अन, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, उत्तर नहीं हो सकता। तो हमारा सही उत्तर क्या है? स्यात जमा ना प्लस से पहले वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? स्यात जमा न। अब है समीर चालिता स्यात जमा में वर्णिया। अब यहाँ पर फिर से वही नियम, प्लस से पहले वर्ग का प्रथम वर्ण, प्लस के बाद वर्ग का पंचम वर्ण। यदि ये परिस्थिति है तो संधि करते समय प्रथम वर्ण भी पंचम में परिवर्तित हो जाएगा। तो पंचम वर्ण क्या होगा? ता का, ता था दा ध न। तो अब ना किस में है? स्यान में। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? स्यान में। तो बेटा यदि हम नियम को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम अपनी पाठ्य पुस्तक में हमारे बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जिनमें विसर्ग संधि और व्यंजन संधि दोनों के जो उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। और अनुप्रयुक्त व्याकरण में प्रश्न जो है, जो वाक्य हैं, वो दिए ही हमारी पाठ्य पुस्तक में से जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के वाक्यों का जो है वर्णन किया है। बता रही हूँ आपको बेटा कि आप जो है इनका अच्छे से अभ्यास कीजिए और देखिए, और पाठ में अन्य वाक्यों को इस प्रकार से शब्दों को, वाक्यों को पहचानने का प्रयास कीजिए। अब अचिरात एव, प्लस से पहले वर्ग का प्रथम वर्ण, प्लस के बाद स्वर। तो ता के स्थान पर ता था द, तो शब्द क्या बनेगा? अचिराद एव। तो उत्तर क्या होगा? अचिराद एव। आगे बढ़ते हैं। एतद अर्थम, एतद अर्थम द किसके स्थान पर आ रहा है? ता के स्थान पर। एतद ये सही उत्तर नहीं हो सकता। एत ये शब्द सही नहीं है। एतत, एतद है तो क्या होगा? एतत। द किसके स्थान पर आया है? त के स्थान पर। तो हमारा सही उत्तर हुआ एतत जमा अर्थ। उसके बाद है यत जमा उक्तम, प्रथम वर्ण स्वर, ता के स्थान पर तृतीय वर्ण, तो शब्द क्या हो जाएगा? यदुक्तम। तो हमारा उत्तर हुआ यदुक्तम। ऐसे ही यत जमा अहमेव, सही उत्तर क्या होगा इसमें? यद अहमेव। इसमें एक उदाहरण और दे रखा है यहाँ पर, एतस्मात एव, तो इसमें क्या होगा? एतस्मात, ता के स्थान पर दा होता है। एतस्मात जमा एव, प्लस से पहले वर्ग का प्रथम वर्ण और प्लस के बाद स्वर। ऐसे ही मानुषाद जमा अपि, तो सही उत्तर मानुषाद अपि। तो बेटा जब हम अपनी पाठ्य पुस्तक में अपने और अन्य पाठों को देखेंगे तो हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है वो देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको उन शब्दों को पहचानने में बहुत सरलता होगी, बहुत आसानी हो जाएगी। और आप जब परीक्षा में जाएंगे, परीक्षा देंगे, तो आप सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। तो बेटा ये जो हमारा था, ये मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक शेमुशी से कुछ वाक्य लिए हैं उदाहरण स्वरूप आपको समझाने के लिए, क्योंकि जो हमारी परीक्षा है उसमें जो अनुप्रयुक्त व्याकरण है, उसमें जो वाक्य होंगे, मैं आपको फिर से बता रही हूँ बेटा, वो हमारी पाठ्य पुस्तक में से ही लिए हुए होते हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से कीजिएगा। तो बेटा ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो अन्य बच्चों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखिए और अभ्यास कीजिए, और अपनी पाठ्य पुस्तक शेमुशी से ऐसे अन्य उदाहरणों को देखकर उनको करने का प्रयास कीजिए। और यदि कोई शब्द ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में वो शब्द लिखें, मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो मिलेंगे अगली कक्षा में विसर्ग संधि के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।